morning, students. Welcome to DSEG Home Classes. It's an attempt to connect learner with instructor, a digital initiative by Directorate of School Education Jammu. Let me introduce first. I am Baljeet Kour. I am master presently working in School Education Department of UT of Jammu, presently posted at High School Digiana. Let's start. My today's geography class is for class 10th, and today I am taking chapter 6 of geography. Topic is manufacturing industries. Dear students, स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठिए. The content of today's topic is it's the first part of the chapter. Manufacturing industries and their importance. Number 2, the rise of modern industry in India. Number 3, factors influencing the location of industries. And number 4, classification of industries. These are the subtopics which we are going to study today. Dear students, let's start with what is manufacturing. Manufacturing is the processing of primary products into more refined and usable products. जब हम जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं जो हमें प्राइमरी सेक्टर से मिलते हैं उनको मोर रिफाइंड फॉर्म में यूज़फुल बना लेते हैं तो उस चीज़ को हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं. फॉर एग्जांपल, मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, sugar from sugarcane, paper from wood pulp. All this come under मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरीज. इन अदर वर्ड्स आप कैसे समझ सकते हो? मैन्युफैक्चरिंग मीन्स transformation of natural material endowments into commodities of utility by processing, assembling and repairing. इकोनॉमिक्स में आपने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स पढ़े थे. तो मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स को इन्वॉल्व करता है जब वो प्राइमरी सेक्टर्स की चीज़ों को कन्वर्ट करता है मोर यूजफुल थिंग्स में. डियर स्टूडेंट्स, बात आती है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग की इम्पोर्टेंस क्या होती है? इट इज़ द वाइटल फॉर आवर वेरी एग्जिस्टेंस. ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. डियर स्टूडेंट्स, it helps in removing poverty, unemployment, and transforms a traditional society into modern industrialized society. एक पुरानी सोसाइटी को मैन्युफैक्चरिंग की वजह से, यानी जितनी ज़्यादा देश में इंडस्ट्री होगी उतनी ज़्यादा उस देश की जो डेवलपमेंट देखी जाएगी और वो एक मॉडर्न स्टेट बन जाएगी. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट. अगर आप ऐसे समझो इसको. दूसरी चीज़ क्या है? इट हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में ट्रैक्टराइजेशन होती है. एग्रीकल्चर में नई नई तरह की मशीन्स का इस्तेमाल करके बम्पर प्रोडक्ट्स फूड ग्रेन्स पैदा किए जाते हैं. तो बैकबोन है ना ये इकोनॉमी की. थर्ड चीज़ क्या होती है कि इट रिड्यूसेस हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम by providing them jobs in secondary and tertiary sectors. यानी कि जो एग्रीकल्चर से हटाकर इंडस्ट्री में लोगों को सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है. लोगों को एग्रीकल्चर इनकम कमाने के बजाय अब इंडस्ट्री से इनकम कमाने का मौका लगता है. सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इट ब्रिंग्स डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज़ by establishing industries in tribal and backward areas. यानी कि जो बैकवर्ड और ट्राइबल एरियाज है, पिछड़े हुए इलाके हैं, वहाँ इंडस्ट्री लगाई जाए तो एक रीजनल डिस्पैरिटी भी ख़त्म होती है. डियर स्टूडेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग मीनिंग समझ आया. चलिए आगे देखते हैं. राइज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो इस्टेब्लिशमेंट एंड ग्रोथ हुई कॉटन और जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, उसी से ही मॉडर्न इंडस्ट्री का जन्म हो चुका था. और द मेन इंडस्ट्रियल सेंटर्स वर पोर्ट्स ऑफ मुंबई, कोलकाता एंड
चेन्नई, इन 3 जगहों पे पहले पहले इंडस्ट्री लगी थी। अब बात आती है कि व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो मेन 2 कैटेगरीज हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं एंड नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, जो कि इंडस्ट्री की लोकलाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेट्स फर्स्ट टेक ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में जो फैक्टर्स आते हैं, देयर आर 5 मेन फैक्टर्स। दे आर रॉ मटेरियल, नंबर 2 पावर, नंबर 3 लेबर, नंबर 4 ट्रांसपोर्ट एंड नंबर 5 मार्केट। सबसे पहले बात करते हैं रॉ मटेरियल की। तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फैक्टर and its significance in manufacturing industry is so fundamental that it needs no explanation। मतलब ये बेस है ना, लोहा नहीं होगा, यानी कि जो रॉ मटेरियल नहीं होगा तो कोई भी चीज़ हम प्रोडक्ट पैदा नहीं कर सकते। तो रॉ मटेरियल 2 तरह का होता है, हैवी एंड बल्की मटेरियल एंड लाइट मटेरियल। अंडरस्टूड है, फैक्ट्री कहाँ लोकेट होगी, जहाँ बल्की मटेरियल होगा उसके पास लगेगी, और जहाँ पे लाइट मटेरियल की इंडस्ट्री वो कहीं पे भी लग सकती है। तो जहाँ लाइट रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो फुट लूज इंडस्ट्री कहलाती है। कौन सी इंडस्ट्री कहलाती है? फुट लूज इंडस्ट्रीज, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, वॉच, ये सारी इंडस्ट्रीज हम कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन हैवी मटेरियल यूज़ होता है यहाँ पर, वो बिल्कुल रॉ मटेरियल के पास ही लगती हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट हमारा जो फैक्टर है वो है पावर। Regular supply of power is a prerequisite for the localization of industries. Coal, mineral, hydroelectricity, ये 3 तरह की पावर्स फैक्ट्री को लोकेट करने के लिए पास में अवेलेबल होना बहुत बहुत ज़रूरी है। थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लेबर। तो लेबर सप्लाई इज़ इम्पॉर्टेंट इन 2 रिस्पेक्ट्स। वो कैसे? एक तो लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स कुछ फैक्ट्रीज को चाहिए होते हैं, और कहीं पर हमें स्किल और टेक्निकल एक्सपर्टाइज चाहिए होती है, तो उसी के बेस पर लेबर जो है वो नीडेड होती है लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री में। फोर्थ हमारा फैक्टर है ट्रांसपोर्ट बाय लैंड और वाटर इज नेसेसरी फॉर द असेंबली ऑफ रॉ मटेरियल एंड फॉर मार्केटिंग ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। कच्चा माल लाने के लिए और तैयार माल बेचने के लिए ट्रांसपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए है। तो इसीलिए डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन इंडिया कनेक्टिंग द पोर्ट टाउन्स विद हिंटरलैंड डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ मैनी इंडस्ट्रीज, जैसे कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में। और लास्ट आ जाता है हमारा फैक्टर मार्केट, क्योंकि जो भी तैयार माल है उसको मार्केट तक पहुंचाना ज़रूरी होता है। तो नियरनेस टू मार्केट इज़ एसेंशियल फॉर क्विक डिस्पोजल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तैयार माल को पहुंचाने के लिए, ताकि लोगों तक पहुंच सके, चीपर रेट्स पर पहुंच सके, तो मार्केट इज़ एन एसेंशियल फैक्टर। फिर हम बात करते हैं नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स की। तो सम ऑफ द नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर आर 4 मेन फैक्टर्स: कैपिटल, बैंकिंग फैसिलिटीज़, इंश्योरेंस एंड हाईली प्रोफेशनल मैनेजमेंट। पैसे के बिना इंडस्ट्री नहीं लगती, इसलिए बहुत बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में लगी, क्योंकि वहीं पर सारे कैपिटलिस्ट्स रहते थे। बैंकिंग फैसिलिटीज़, क्योंकि डेली एक्सचेंज ऑफ करोर्स ऑफ रुपीज़ होता है, तो उसके लिए बैंकिंग फैसिलिटी ज़रूरी है। इतना पैसा कोई अपनी फैक्ट्री में या घर में नहीं रख सकता। इंश्योरेंस भी बहुत ज़रूरी है, ताकि कीमती और महंगी जो मशीनरी है और मैन है उनको सेफ रखा जा सके। और लास्टली हाईली प्रोफेशनल मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी जो ज़रूरत है वो आईटी और ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ में पढ़े लिखे और स्किल्ड लोग ही चाहिए होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स। लेट्स टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस, classification of industries. So industries can be classified into several groups, like into labor, on the basis of labor, raw material, ownership, source of raw material, miscellaneous. But in your syllabus you have to study about 2 types. One is classification on the basis of employment, which includes large scale industries, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और दूसरी क्लासिफिकेशन जो हम करेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट में बात करें तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो जहाँ पर कि लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स इन ईच यूनिट, एक यूनिट में बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, दे आर कॉल्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। कॉटन और जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज।
मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? द इंडस्ट्रीज विच इम्प्लाई नाइदर वेरी लार्ज नॉर वेरी स्मॉल नंबर ऑफ वर्कर्स आर पुट इन द कैटेगरी ऑफ मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। ना तो बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, ना तो बहुत कम लोग, मतलब बीच, मतलब ना ज़्यादा ना कम फोर्स जहाँ लगती है। जैसे एग्जांपल है साइकिल इंडस्ट्री हो गई, रेडियो इंडस्ट्री हो गई, टेलीविजन इंडस्ट्री। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। फिर बात आती है थर्ड कैटेगरी, दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज which are owned and run by individuals and which employ a small number of workers are called small scale industries। एग्जाम्पल मैं बताऊंगी, लिफाफे बनाते हैं ना, मोमबत्ती बनाते हैं, जो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बनाने वाली इंडस्ट्रीज होती, दे आर कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। गब्बा बनाना, नमदे बनाना। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। And according to 1951, industries are divided into the four classes. These four classes are private sector industries, public sector industries, joint sector industries and कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। प्राइवेट सेक्टर जो कि कोई एक इंडिविजुअल या फर्म के पास होती है, जैसे बजाज ऑटो, रिलायंस, गोदरेज, टिस्को। पब्लिक सेक्टर जो कि गवर्नमेंट की इंडस्ट्री होती है, जैसे एनएचपीसी, जैसे भिलाई स्टील प्लांट हो गया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स हो गया। सिमिलरली जॉइंट सेक्टर होता है जिसमें आधा हिस्सा प्राइवेट फर्म्स का होता है और आधा गवर्नमेंट का होता है, जैसे गुजरात एल्कलाइज हो गए, ऑयल इंडिया हो गया, जिसमें दोनों गवर्नमेंट और दोनों काम एक साथ काम करते हैं। और कोऑपरेटिव सेक्टर वो होता है जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर कोऑपरेटिवली एक ग्रुप बनाते हैं और रॉ मटेरियल इकट्ठा करके एक इंडस्ट्री लगाते हैं, जैसे फार्मर्स कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, जैसे शुगर इंडस्ट्री हो गया। एक बेस्ट एग्जांपल है अमूल। अमूल इज़ द बेस्ट एग्जांपल इन दिस कैटेगरी, जहाँ पे सारे लोग दूध इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा करके फिर वो बेचते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ये आपने अभी स्टडी किया। आज के इस चैप्टर में आपने जो बातें स्टडी की, वो एक तो आपने rise of modern industry, factors influencing location of industries and classification of industries, ये तीन चीज़ें आपने अंडरस्टैंड की। दिस was the first part of the lesson. That's all dear students, have a nice